गुड आफ्टरनून ऑल। आज की मीटिंग का एजेंडा है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। यूजुअली इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आपको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकालने को कहा जाता है तब तो आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकाल के देते ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की डिमांड करता है, तो उस केस में भी आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकाल के दे देते हैं। तो ये दोनों सेपरेट चीज़ हैं। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आज का हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को समझने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये है मिस्टर जोसेफ जुरान, इन्हें फादर ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, इनका एक ओपिनियन था कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो या टीम लीडर होते हैं, वो सिर्फ मशीनी भाषा या आपकी प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए आपकी मशीन स्टॉप हो गई, रॉ मटेरियल कंप्लीट नहीं है या ब्रेक डाउन आ रहा है, इस तरह की लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, टॉप मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बात करता है। इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट की भाई इतने का फेलियर हो रहा है, इतनी कॉस्ट हमारी इफेक्ट हो रही है, इतने कॉस्ट का स्क्रैप निकला है। तो इस तरह की कॉस्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दो तरह की कॉस्ट होती है बेसिकली। एक होता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है और कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या होता है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में हमारे तीन पार्ट होते हैं: कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्या होता है? किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी कि वो कस्टमर ने जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं वो मीट करता है या नहीं, वो उस तरह की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में काउंट करते हैं। मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है, उसका स्पेसिफिकेशन है 10 ± 1, यानी कि आपको बनाना है 9 से 11 के बीच में, और आपका उसका वो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आ रही है वो 8 आ रही है, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस वो हो गया आपका नॉन कन्फर्मेंस, यानी कि 8 बना है तो आपका वो प्रोडक्ट है नॉन कन्फर्मेंस। अगर 9 से 11 के बीच में 9 बनता है, 9.5 बनता है, 10 बनता है, 11 बनता है, तब तक वो हमारा प्रोडक्ट कंफर्म कर रहा है, जब तक प्रोडक्ट की वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस में हमारे दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है प्रिवेंशन कॉस्ट, एक होती है अप्रेजल कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस में हमारे दो तरह की कॉस्ट होती है, एक होता है इंटरनल फेलियर, दूसरा होता है एक्सटर्नल फेलियर। और तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ लॉस अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में जनरली कोई डिस्कशन नहीं करता। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जब निकालने की बात की जाती है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस का एडिशन करके भेज देते हैं बस, बट ये भी एक तरह की कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का पार्ट ही है। तो कॉस्ट ऑफ लॉस अपॉर्चुनिटी क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट बना के किसी कस्टमर को देते हैं, वो कस्टमर पे जाके फेल हो जाता है, तो कस्टमर क्या करता है और आप उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पाते, तो कस्टमर क्या करता है, आपको डायरेक्ट वे में नहीं, डायरेक्ट वे में कुछ आपका बिजनेस का रेशियो कम कर देगा। मान लीजिए आपको पहले वो बिजनेस का 80% दे रहा था, अब वो रिड्यूस करके 40% कर देगा, वो 40% किसी दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट कर देगा। तो ये आपके डायरेक्ट कॉस्ट होगी, जो लॉस्ट, जिससे जो अपॉर्चुनिटी थी आपने लॉस कर दी, जो बिजनेस बनाने की थी। अब क्या होता है, दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है कि आप किसी सप्लायर मीट पे जाते हैं या किसी ऐसी ट्रेड एक्टिविटी में जाते हैं जहां पर आपके दो कस्टमर हैं, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एक नया कस्टमर है। आप नए कस्टमर को अप्रोच करते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर ने आपकी वो कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हुई है, और वो प्रॉब्लम आप के जो न्यू कस्टमर है, जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो कस्टमर बन सकता था, उसको बता देता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है इस सप्लायर से। तो वो क्या होता है, जो न्यू कस्टमर है वो भी अपना फेथ लॉस कर देता है, और आपको जो बिजनेस देना चाहता होगा वो बिजनेस नहीं देगा आपको। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इन तीनों का समीशन होता है, लेकिन यूजुअली इंडस्ट्रीज इस कॉस्ट ऑफ लॉस अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर नहीं करती। तो अभी आगे आने वाली स्लाइड में हम कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एज वेल एज कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, जिसे कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी भी बोला जाता है, इसे कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी बोला जाता है, इसके कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी बोला जाता है, पुअर क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस का हम आगे आने वाली स्लाइड में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिवेंशन कॉस्ट क्या होती है। प्रिवेंशन कॉस्ट, अब किसी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं,
उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन मीट करने के लिए आप कुछ किसी तरह की कोई एरर प्रूफिंग एक्टिविटी करते हैं या कोई एक्टिविटी ऐसे करते हैं कि वो जो डिफेक्ट है वो आपकी उस प्रोसेस से अगली प्रोसेस में फ्लो आउट ही ना हो पाए, तो उस कोस्ट को हम कहेंगे प्रिवेंशन कोस्ट। और जनरली ये जो प्रिवेंशन कोस्ट की जाती है ये किस लिए की जाती है, जो अप्रेजल कोस्ट होती है वो, क्योंकि अप्रेजल कोस्ट क्या होती है, उसमें तो आपका डिफेक्ट बन गया, उसको आप डिटेक्ट ही कर रहे हैं एक तरह से, तो इस अप्रेजल कोस्ट को रिड्यूस करने के लिए। और फेलियर कोस्ट, फेल प्रोडक्ट जब आपका डिफेक्ट बन गया है, इंटरनल हो रहा है चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर पे जाके हो रहा है, तो उसको भी मिनिमाइज करने के लिए आपकी प्रिवेंशन कोस्ट होती है। तो प्रिवेंशन कोस्ट में कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो बंदों को, अपने जो आपकी स्किल, जो मैन पावर है, लेबर है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो क्वालिटी ट्रेनिंग भी आपकी प्रिवेंशन कोस्ट में काउंट होती है। या किसी तरह की डिज़ाइन रिव्यू या सप्लायर का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक प्रिवेंशन कोस्ट है। प्रोसेस कैपेबिलिटी रिव्यू हो गया। डिज़ाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर, यानी कि डिज़ाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर में मतलब आपने आप कुछ जिग्स एंड फिक्सचर डिज़ाइन किए हैं जिससे आपका जो डिफेक्ट है दूसरी प्रोसेस पे आउटफ्लो नहीं होता, ये एक तरह की प्रिवेंशन कोस्ट है। मान लीजिए आपको वेल्डिंग करनी है किसी पॉइंट पे, आपने एक जिग डिज़ाइन कर दिया और जिग ऐसा डिज़ाइन किया है कि वेल्डिंग उसी पॉइंट पे होगी, उससे आजू बाजू किसी और पॉइंट पे नहीं होगी, तो एक तरह से आपने ये इंश्योर कर लिया कि वेल्डिंग उस पॉइंट के अलावा कहीं और हो ही नहीं सकती, तो ये एक तरह की प्रिवेंशन कोस्ट में काउंट हो गया। ऐसे ही FMEA कोस्ट होगी। APQP इम्प्लीमेंटेशन करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे, आप कुछ प्रिवेंटिव एक्शन डिसाइड करते हैं कि हमें न्यू प्रोडक्ट में कुछ गेट्स होते हैं। फिलहाल हम APQP के बारे में डीप में नहीं जानेंगे, फिलहाल हम यही जानेंगे कि प्रिवेंशन कोस्ट क्या होता है, कि वहाँ पर कुछ आप पोकायो के डिसाइड करते हैं कुछ कि जिससे आपका डिफेक्ट दूसरे प्लस प्रोसेस पे आउटफ्लो ना हो, तो उस तरह की कोस्ट को भी आप प्रिवेंशन कोस्ट में काउंट करते हैं। उसके अलावा कैलिब्रेशन कोस्ट होगी, ऑटोमेशन कोस्ट होगी। ऑटोमेशन कोस्ट होगी जैसे आपका कुछ मैनुअल चेकअप है, कोई विजुअल इंस्पेक्शन है जो आप मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपने विजुअल मैन पावर को हटा के आपने कैमरा लगा दिया और वो कैमरा डिटेक्ट कर रहा है, और जैसे ही उसमें कैमरे में कोई डिफेक्ट डिटेक्ट होता है वो अलार्म जनरेट कर लेता है। तो इस तरह की जो ऑटोमेशन करते हैं वो प्रिवेंशन कोस्ट में काउंट होती है। अब कोस्ट ऑफ कंफर्मेंस का दूसरा पार्ट होता है अप्रेजल कोस्ट। अप्रेजल कोस्ट क्या होता है, अब आपका डिफेक्ट बन चुका है, उस डिफेक्ट जो बन चुका है उसको चेक करने के लिए, उसको निकालने के लिए कि ये डिफेक्ट बन चुका है, कि ये कोस्ट करेक्ट है या नहीं, मतलब ये जो प्रोडक्ट है करेक्ट है या नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप कुछ ह्यूमन मैन पावर लगाते हैं या कोई मशीन लगाते हैं या किसी तरह का भी कुछ करते हैं, तो वो अप्रेजल कोस्ट में काउंट होती है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ डिफेक्ट को कैच कर रहे हैं, मतलब आपका डिफेक्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, तो इसकी भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सप्लायर ऑडिट हो गया, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन हो गया। आपके रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन में कुछ एनजी निकल आता है, उसमें एनजी को आप कुछ कर तो नहीं सकते क्योंकि वो बन चुका है ऑलरेडी, तो वो एक तरह की अप्रेजल कोस्ट है। ऐसे ही इन प्रोसेस इंस्पेक्शन हो गया, पीडीआई और फाइनल इंस्पेक्शन हो गया, और लेबोरेटरी में आपकी टेस्टिंग के लिए जितनी भी मैन पावर लगी हुई है, थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवाने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी लैब जो NABL अप्रूव लैब है उसमें आप अपने प्रोडक्ट भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। क्वालिटी ऑडिट्स हो गए, तो ये सारी कोस्ट आपकी अप्रेजल कोस्ट में काउंट होती है। इसके अलावा बहुत कोस्ट होती है जो अप्रेजल कोस्ट में काउंट होती है, मैंने कुछ ही कंसीडर की है अभी इसमें। नेक्स्ट होता है इंटरनल फेलियर कोस्ट। तो इंटरनल फेलियर कोस्ट जो है ये हमारी कोस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस और कोस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का पार्ट है। तो इंटरनल फेलियर क्या होता है, आपका प्रोडक्ट इंटरनली फेल हो रहा है, यानी कि अभी कस्टमर में पास नहीं हुआ, आपके एंड पे ही है, आपके प्लांट में ही है। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट बनाना था वही 9 से 11 के बीच में, वो बन गया 8, और आपने क्या कहते हैं इंटरनली डिटेक्ट कर लिया, एक प्रोसेस से फ्लो आउट होके इन प्रोसेस पे डिटेक्ट नहीं हुआ, वो आपका फाइनल इंस्पेक्शन में डिटेक्ट हो गया, तो ये आपके इंटरनल फेलियर कोस्ट है क्योंकि वो प्लांट से नहीं गया बाहर। तो कुछ एक्टिविटीज है जैसे स्क्रैप आपका प्रोसेस में किसी प्रोसेस में जनरेट हो रहा है, और रॉ मटेरियल में जो रिजेक्शन आ रही है या स्क्रैप जनरेट हो रहा है वो हो गया। रीवर्क, रिपेयर, फेलियर को इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपका टाइम लग रहा है वो भी एक तरह के इंटरनल फेलियर है।
या किसी तरह की sorting एक्टिविटी कर रहे हो, मान लीजिए आपने क्या कहते हैं इन प्रोसेस पे आपका डिफेक्ट डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो फाइनल इंस्पेक्शन में जाके डिटेक्ट हो गया, वहाँ पर आप sorting एक्टिविटी कर रहे हो या कोई कंटेनमेंट एक्शन ले रहे हो, मतलब पार्शियली सैम्पलिंग करके कुछ सैंपल सेलेक्ट करके उसमें से ओके जनरेट हुआ तो कस्टमर पे पास कर दिया। तो इस तरह की एक्टिविटी को भी आप इंटरनल फेलियर कॉस्ट में कंसीडर करोगे। या कुछ एनसी जनरेट होती है प्रोसेस ऑडिट के टाइम में या प्रोडक्ट ऑडिट के टाइम में, मशीन स्टॉप हो जाती है पार्ट्स अनअवेलेबिलिटी की वजह से, तो इस तरह की कॉस्ट आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। नेक्स्ट है इसी में ही एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, तो ये कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस का ही पार्ट है। अब जो प्रोडक्ट है आपका इंटरनली फेल नहीं हुआ, इंटरनली मतलब आपका डिफेक्ट जनरेट हुआ था, आपने इन प्रोसेस से पास कर दिया, फाइनल इंस्पेक्शन से पास कर दिया, वो कस्टमर पे जाके डिटेक्ट हो रहा है, तो उस तरह की फेलियर को कहेंगे हम एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में भी कई तरह की एक्टिविटीज होते हैं। एक होती है कस्टमर विजिट, मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि आपको हमारे एंड पे आके विजिट करनी पड़ेगी और डिफेक्ट चेक करो, आप वेरीफाई करो और अपनी मैन पावर लगाओ सॉर्टिंग के लिए, तो जो कस्टमर विजिट कॉस्ट है वो आपकी होगी। और उस क्लेम को इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एनजी पार्ट अपने एंड पे लेके जाओगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो वो उस कॉस्ट, वो भी जो कॉस्ट है आपकी कस्टमर क्लेम इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, वो भी काउंट होगी। और जो आपने मैन पावर वहाँ पर सॉर्टिंग के लिए लगाई होगी वो भी काउंट होगी। एक होती है वारंटी क्लेम इन्वेस्टिगेशन, मतलब वारंटी क्लेम क्या होगा, जैसे अब आपने कस्टमर पे आपका डिफेक्ट एक्सटर्नली कस्टमर फेल हुआ है, वो क्या होता है कि कस्टमर यानी कि एंड यूजर जो आप यूज कर रहे हो, मतलब खुद यूज कर रहे हो, जैसे कोई गाड़ी है, वो क्या कहते हैं वो गाड़ी एक कंपनी ने बनाई है, कंपनी ने बना के डीलर को दी, डीलर ने बेच दी आगे एक किसी XYZ पर्सन को, वो XYZ पर्सन को उसने दिया गारंटी 20,000 किलोमीटर प्लस कुछ 2 साल की, लेकिन वो 10,000 पे ही फेल हो रही है, 10,000 किलोमीटर पे जाके उसमें कोई पार्ट में फेलियर आ गई, कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी इंजन के कोई पार्ट स्पार्क प्लग वगैरह कुछ भी खराब हो जाता है, तो वो क्या होता है कि वारंटी रिप्लेसमेंट में पार्ट रिप्लेसमेंट होती है, और वो पार्ट रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट होती है वो भी आपके एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आएगी, और प्लस कस्टमर कुछ डेबिट मारेगा आपको, वो डेबिट भी आपके एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में काउंट होगी। अब रीजन क्या होते हैं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के कई रीजंस होते हैं, मैंने यहाँ पर टिपिकली 6 दिए हैं। एक तो जैसे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस जो है, कस्टमर ने स्पेसिफिकेशन दी हुई है आपको चेक शीट, वो कस्टमर स्पेसिफिकेशन आप मीट ही नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बताया था 10 प्लस माइनस 1 का एक एग्जांपल दिया था, 9 से 11 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आप 8 बना के दे रहे हैं, 8.5 बना के दे रहे हैं। आपके प्रोडक्ट आपके प्रोसेस की कुछ लिमिटेशन है जो आपने कस्टमर को बताई नहीं थी कभी, लेकिन इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, तो उस तरह की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट आपकी पुअर क्वालिटी में काउंट होगी। और अनस्किल्ड मैन पावर है, यानी कि आपने मैन पावर हायर करी, उसको इंस्पेक्शन करना ही नहीं आता, मशीन चलाना ही नहीं आती, तो उस तरह की वो जब प्रोडक्ट बना रहा है तो एनजी बना रहा है, और जब वो क्या कहते हैं अनस्किल्ड मैन पावर है जो एनजी प्रोडक्ट को चेक करके ओके चेक करके दे रही है, तो इस तरह की कॉस्ट को आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी काउंट करेंगे। ऐसी कई तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे नॉन स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, कुछ प्रोसेस स्टैंडर्डाइज नहीं की हुई, पोकायोके प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं है, आपने पोकायोके तो इम्प्लीमेंट किया कि भाई मेरे एरर प्रूफिंग होगी, नेक्स्ट प्रोसेस पे डिफेक्ट अपलोड नहीं होगा, लेकिन आप उस पोकायोके को मंथली इंश्योर ही नहीं कर ले, या उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, वीकली फ्रीक्वेंसी या मंथली फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड की हुई है उस पर कुछ इंश्योर ही नहीं कर रहे हैं, आपका पोकायोके फेल कर रहा है, तो भी वहाँ पर एनजी प्रोडक्ट बनेगा और वो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी होगी। या आपके फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, आपका इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड जो बनाया है वो पुअर है, वो डिफेक्ट को कैच नहीं करता, तो उस तरह की कॉस्ट भी आपकी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में आती है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के यूजेस पे। तो इसका यूज क्या होता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक तरह की मैनेजमेंट लैंग्वेज है, यानी कि मैनेजमेंट जो टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, जो बात करती है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ही बात करती है कि इतने कॉस्ट का हमारा स्क्रैप निकला है, इतने कॉस्ट का हमारा प्रॉफिट है, तो वो टर्म्स ऑफ कॉस्ट में इतनी कॉस्ट की हमारी मैन पावर होगी, तो बेसिकली बजट पे बात होती है, इतने क्वालिटी का वो है, इतना प्रोडक्शन का वो है, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ही बात हो रही है।
और दूसरी चीज़ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से क्या होता है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस है या क्या होता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस है या प्रेजेंट कॉस्ट है, वहाँ से आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं कि आपको इंटरनल फेलियर इतना रिड्यूस करना है। एक्सटर्नल फेलियर मान लीजिए आपका 100 ppm चल रहा है, आपको उसको 15 ppm में लाना है। इस तरह से के क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स निकल के आते हैं हमारे इससे। तीसरा है कि जो क्वालिटी की केपीआई है वो अपने आप इससे अलाइन हो जाएगी। अगर आपने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, आप कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी करते हैं तो क्वालिटी केपीआई में ये आपका कहीं ना कहीं पॉइंट होगा कि कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकला। तो जो केपीआईज है ऑर्गेनाइजेशन की किसी के, वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे और इससे क्या होता है, वेस्ट रिड्यूस होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।